नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के सामान्य परिचय का हम पूर्व के वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में गोखले के महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, उनके विचार क्या थे, उन्होंने क्या काम किया, इसके संदर्भ में आज का ये वीडियो प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, गोविंद जो गोखले थे, गोखले न केवल राजनीति के क्षेत्र में अपने विचार रखते हैं बल्कि इतिहास और अर्थशास्त्र के भी वे प्रकांड पंडित थे। अपने गुरु रानाडे से उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण मिला। गोखले पर जो उदारवादी नेता फिरोजशाह मेहता थे, उनका भी भारी प्रभाव पड़ा। उन्होंने बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन को बड़ी उत्कंठा के साथ हृदयंगम किया। बर्क की भांति गोखले सावधानी की नीति, धीमे विकास और बुद्धि संगत प्रगति में विश्वास करते थे। गोखले में प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और इस भावना ने उन्हें आंदोलन के मार्ग से अलग रखने का कार्य किया था। इसके अतिरिक्त गोखले रानाडे के शिष्य थे और रानाडे से उन्हें एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण मिला था। गोखले पर मैंने बताया कि फिरोजशाह मेहता का भी भारी प्रभाव पड़ा है। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्रिंसिपल सलबाई और सर विलियम वंडरबर्न जैसे अंग्रेज से भी उनका घनिष्ठ संपर्क था। गोखले स्वयं भी आदर्शवादी के स्थान पर एक यथार्थवादी और व्यवहारिक बुद्धि के धनी थे। वे अपने हृदय को मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देते थे। उनके स्वभाव और समस्त शिक्षा दीक्षा ने उन्हें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति भारी विश्वास उत्पन्न कर दिया था और उन्हें रचनात्मक राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वे ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन का मार्ग अपनाकर तुरंत ही देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात को अविवेकपूर्ण और अव्यवहारिक समझते थे और जो संवैधानिक विकास के मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने की बात सोचते हैं। उनके जो राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण बातें हैं वो हैं, पहली है कि वो ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास रखते हैं। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था और शिक्षा दीक्षा ने उन्हें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था रखने वाला आदमी बना दिया। उन्हें अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ एक ऐसा समय आएगा जब उसके साथ न्याय किया जाएगा। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे और ब्रिटेन की उदारता तथा न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। सन 1902 में अपने एक बजट भाषण में उन्होंने विचार व्यक्त किए थे कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार विदेशी लोगों की है लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को गौण समझती है और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। तो ये एक वाक्य है जो उनका अंग्रेजी जाति की न्यायप्रियता में उनमें विश्वास को बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ बनाता है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सद्भावना और ब्रिटिश राष्ट्र की न्यायप्रियता में उनका विश्वास इतना ज़्यादा था कि जब दादा भाई नौरोजी की भी इस प्रसंग में आशा डिग गई तब भी वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का भरोसा करते थे। लेकिन 1909 के भारतीय शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं तथा इस अधिनियम की क्रियान्विति के स्वरूप को देखकर उनकी भी ये आस्था जीवन के अंतिम वर्षों में क्षीण हो गई थी, कमजोर हो गई थी। दूसरा बिंदु है भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। रानाडे की भांति गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाए हैं। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े लाभ थे कि समस्त देश में शांति व्यवस्था की स्थापना हो गई थी। जो लड़ाई झगड़े टंटे चलते रहते थे देश में राजा महाराजाओं के बीच में, वो शांत हो गए थे।
इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को भी वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे, जिसके माध्यम से भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी, दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इसलिए वे भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों की इस स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। पूना कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि अच्छे तथा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। अगली बात है दोस्तों कि संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में उनका जो विश्वास था वो बहुत ज़्यादा था, अडिग विश्वास था उनका। गोखले का उग्र विचारों, उग्र साधनों तथा असंवैधानिक मार्गों के प्रति बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो इसको अहितकर समझते थे, भारत के विरुद्ध समझते थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। देवगिरीकर के शब्दों में, शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग अपनाया। उनका प्रयास यह था कि तथ्यों तथा तर्कों को अपनी बात का आधार बनाया जाए और समझा बुझाकर उन लोगों के विचार बदल दिए जाएं जिनका कुछ महत्व है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा है कि वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था। उनके संवैधानिक तरीकों में याचिकाएं, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव और शासन से भेंट करने के लिए प्रतिनिधिमंडल आदि आते हैं। वे इस प्रसंग में इंग्लैंड में प्रचार कार्य को भी बहुत अधिक महत्व देते थे। सन 1908 में उन्होंने इलाहाबाद में कहा था कि संवैधानिक साधनों से मेरा अभिप्राय शांतिपूर्ण साधनों से है। कुछ अवसरों पर उन्होंने विचार व्यक्त किए कि करों को न देना भी वैधानिक आंदोलन का ही एक अंग है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता को ऐसा कोई उपाय अपनाने का परामर्श कभी नहीं दिया था। उनका विचार था कि शिकायतें दूर करवाने के लिए शासन सत्ता पर संवैधानिक तरीकों से निरंतर दबाव डाला जाना चाहिए, पर यह दबाव प्रभावशाली तभी होगा जबकि उसके पीछे लोकमत की ताकत हो, दृढ़ निश्चय हो। गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का विचार उचित नहीं था। इस मार्ग को अपनाने में लोकमत की शक्ति को जागृत करना आवश्यक था और इस दृष्टि से यह मार्ग ऊपर से देखने पर सरल किंतु वास्तव में बहुत ज़्यादा श्रम साध्य था। अगली बात है दोस्तों स्वशासन की धारणा। गोखले यद्यपि क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में ही विश्वास करते थे, लेकिन इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं उनका निराकरण स्वशासन द्वारा ही हो सकता है। स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना, ये ही स्वशासन है। सन 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में गोखले ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित हो जानी चाहिए जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशों की जो सरकार है वैसी। सन 1907 में इलाहाबाद में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मेरी आकांक्षा है कि जो मेरे देश के वासी हैं उनकी स्थिति अपने देश में वैसी हो जैसी दूसरे लोगों की अपने देश में है। उन्होंने एक से ज़्यादा बार यह स्पष्ट कर दिया था कि ये स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त होनी चाहिए, यानी वो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से हटाने के पक्षधर नहीं थे। अगली बात है दोस्तों सत्ता का केंद्रीकरण का विरोध।
गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे, क्योंकि केंद्रीकरण तानाशाही को जन्म देता है, अधिनायकवाद को जन्म देता है। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती। गोखले की मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और परिणाम स्वरूप जनता के कष्टों को बढ़ाता है। प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए गोखले ने विभिन्न अवसरों पर कुछ सुझाव दिए थे। जो प्रमुख सुझाव थे उनका हम इस तरीके से उल्लेख कर सकते हैं कि प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। प्रांतीय विधान परिषदों को अधिकार दिया जाए कि वे प्रांत के बजट पर वाद विवाद कर सकें। नंबर 2 है कि जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए, जो कलेक्टर को प्रशासकीय मामलों में सलाह दे। और नंबर 3 है होब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिए थे कि सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में है। प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जिसे शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। फिर प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो और सबसे ऊपर यानी शिखर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों। तो ये उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए थे, उपाय सुझाए थे। प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगों के संबंध में भी उन्होंने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। गोखले ने अपने बजट भाषणों में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना की, निंदा की और सरकार के सामने कुछ रचनात्मक सुझाव भी प्रस्तुत किए। आर्थिक पक्ष में गोखले का विचार था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय यानी होम चार्जेस के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस स्थिति के जो परिणाम हैं वो बहुत ही विनाशकारी हुए हैं, भयानक हुए हैं। भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैये की भी उन्होंने कड़ी निंदा की थी, आलोचना की थी। गोखले ने सरकार पर निरंतर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह जन कल्याण पर ज़्यादा खर्च करे, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाए, सैनिक खर्चा भी कम करे, प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने शिकायत की कि शिक्षा, सफाई आदि आवश्यक जन कल्याण कार्यों के लिए समुचित धन व्यय नहीं किया जाता। उन्होंने अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को शुरू करने पर जोर दिया। गोखले ने नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की जोरदार मांग की, क्योंकि इन दोनों करों का बोझ गरीबों पर पड़ता था। विशेषकर उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि नमक कर को घटाते घटाते 2.5 रुपये प्रति मन से 8 आने प्रति मन कर दिया जाना चाहिए। गोखले ने 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए एक प्रपोजल दिया था, उसमें 9 मांगे थी और सरकार से आग्रह किया था कि इन मांगों को तुरंत ही पूरा किया जाए, जल्दी से जल्दी इन मांगों को पूरा किया जाए। इन मांगों में मुख्य रूप से विधान परिषदों में सुधार की बात की गई थी, सलाहकार परिषद के गठन की बात भी की गई थी। अगली बात है दोस्तों कि सांप्रदायिक एकता में भी गोपाल कृष्ण गोखले का अटूट विश्वास था। गोखले भारत को नैतिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे। अतः उन्होंने देश में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को बहुत ज़रूरी माना, आवश्यक माना। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते थे और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए 2 पृथक जातियां और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सबकी दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुसंख्यक होने और शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े हुए होने के कारण हिंदुओं का ये एक खास दायित्व है कि वे सामान्य राष्ट्रीयता का प्रभाव विकसित करने में अपने मुस्लिम भाइयों के सहयोगी बने। वे मुस्लिम जाति के विशेष हित के लिए शैक्षणिक तथा अन्य उपयोगी कार्य भी
करें। उन्होंने अपने आप को ऐसी स्थितियों से अलग रखा जिससे इन दो जातियों में कटुता पैदा होने की आशंका हो। इसी आधार पर उन्होंने तिलक के गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव में कोई रुचि नहीं दिखाई। यद्यपि इससे जनता में वे कुछ अलोकप्रिय हो गए थे। सन 1905 में उन्होंने एक संगठन भी स्थापित किया, भारत सेवा संघ, और इसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल किया जाए, मजबूत किया जाए, देश के लोगों में किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, मनभेद ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। आगामी वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।